रहीम जल्दी जल्दी गाइड में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो एचक्यूज के हवाले से है ना, वो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक है। टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनका कंपैरिजन दोनों का ये बार बार पास पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंशाल्लाह साथ साथ इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले आपको गोला मेम्ब्रेन ने बताया मुख्तलिफ चीजों की ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन की क्रॉस हो रही होती है। फिर हम बताते हैं कि हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें मुख्तलिफ प्रोटीन होती है, जैसे मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, चैनल प्रोटीन होती हैं, कैरियर प्रोटीन होती हैं। ठीक है, और ज्यादातर ये प्रोटीन सिलेक्टिव होती हैं, पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए सिलेक्टिव होती हैं। फिर आता है डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन आपको पता है ड्यू टू द नॉर्मल कैनेटिक मोशन ऑफ द मैटर होती है, इसमें कैरियर प्रोटीन भी यूज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट होती है, इसमें एनर्जी यूज होती है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अपनी मूवमेंट करवानी होती है। ठीक हो गया जी। फिर डिफ्यूजन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ उन्होंने कि कैसे मूवमेंट्स होती हैं, कोलिजन्स होती हैं, इसमें कोई मुश्किल भी चीज नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है खास। सिंपल डिफ्यूजन मतलब काइनेटिक डिफ्यूजन की वजह से हो रही होती है। अच्छा, दो डिफ्यूजन है, एक सिंपल डिफ्यूजन जो कि मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रही है और दूसरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रही है विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन, यानी इसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही हो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन ही जा रही है, लेकिन यहां पे कैरियर प्रोटीन यूज हो रही होती है। ठीक होगी बात, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर आगे हम चलते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स है जिस पर डिफरेंट डिपेंड कर रही होती है। जिस तरह के अगर कुछ सब्सटेंसेस लिपिड सॉल्युबल हैं तो वो आराम से लिपिड बायलेयर के क्रॉस गुजर जाते हैं, और अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो इनकी डिफरेंस कम होती है। तो ये तो मुख्तलिफ चीजें समझ में आ गई। ठीक है जी। अच्छा, वाटर और मुख्तलिफ चीजें उन्होंने बताया है, मतलब लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस तो मेम्ब्रेन के क्रॉस गुजर गए, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है जैसा कि वाटर हो गया, ग्लूकोज वगैरह हो गया, वो किस तरह से गुजरते हैं, उनके लिए हमें बेसिकली चैनल प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन आमतौर पर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस की होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आमतौर पर लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की होती है। जैसे उन्होंने बताया है कि जो वाटर है ये जो कि लिपिड इनसॉल्युबल है, तो इसके लिए खास तौर पर हमारे पास एक्वापोरेंस होते हैं। ये एक्वापोरेंस खास कैरियर प्रोटीन का नाम है जो वाटर को अपने थ्रू क्रॉस करवाते हैं। हमने 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस को मेम्ब्रेन में देखा है। ये एक्वापोरेंस बेसिकली वाटर की ट्रांसपोर्ट को हेल्प कर रहे होते हैं और वाटर बहुत रैपिडली हमारी मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है। सही हो गई बात। फिर आगे डिफ्यूजन के नाम मुख्तलिफ। अच्छा, ये जो कैरियर प्रोटीन है ये सिलेक्टिव होती है। सिलेक्टिव से क्या मुराद है? एक्वापोरेंस वाटर को पास करने देते हैं, बाकी चीजों को पास नहीं कर देते, मतलब ये एक चीज के लिए सिलेक्टिव होती है। सिलेक्टिविटी क्यों होती है, उसके क्या क्या रीजंस हैं? नंबर 1 डायमीटर ऑफ द पोर, नंबर 2 शेप ऑफ द पोर, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ द पोर, ठीक है, और नंबर 4 केमिकल बॉन्ड ऑफ द पोर। सिर्फ साइज से फर्क नहीं पड़ता, वो बता रहे हैं पोटेशियम चैनल जो है ना वो पोटेशियम ही क्रॉस होने देते हैं, सोडियम बहुत थोड़ा क्रॉस होने देते हैं, वेयर एज सोडियम का साइज छोटा है। ठीक है, तो बात असल में ये है कि पोटेशियम चैनल में वो पोर लूप्स वगैरह होती हैं, उसकी पर्टिकुलर शेप होती है जिसकी वजह से पोटेशियम गुजर पाता है और सोडियम नहीं गुजर पाता है। इसी तरह से चार्जेस वगैरह भी होते हैं जो कि इन चीजों को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक होगी बात। अब कैरियर प्रोटीन में एक चीज होती है गेटिंग। गेटिंग का मतलब अभी तक हमने देखा, नंबर 1 सिंपल डिफ्यूजन यानी कोई कैरियर प्रोटीन नहीं, नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कैरियर प्रोटीन है। अब कैरियर प्रोटीन गेटेड भी होती है, नॉन गेटेड भी होती है। जो नॉन गेटेड है उसको तो हम पोर कह देते हैं, जो गेटेड है वो क्या होती है? दो तरह की गेटिंग्स होती हैं। नंबर 1 होती है आपके पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बेस पे गेटिंग होती है, और नंबर 2 होती है आपके पास केमिकल गेटिंग। वोल्टेज गेटिंग या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल गेटिंग में क्या होता है? एक पर्टिकुलर वोल्टेज या मेम्ब्रेन के क्रॉस मेंटेन होती है, तब वो चैनल खुल जाता है, यानी मेम्ब्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर नेगेटिविटी है तब वो चैनल खुलता है। और केमिकल या लाइगेंड गेटिंग जिसको कहते हैं, उसमें किसी खास केमिकल की मौजूदगी में वो गेट खुलता है। जैसे मिसाल के तौर पे एसिटाइलकोलिन चैनल होता है, आपको पता है न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होता है, तो जब एसिटाइलकोलिन आएगी तब ये चैनल खुलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे भी उन्होंने चार्ज वगैरह का एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किस तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स को हेल्प कर रहा होगा। मैंने आपको बताया था जो चार्ज होता है कैरियर प्रोटीन का, वो भी सिलेक्टिविटी कॉज कर रहा होता है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। ओपन स्टेट वर्सेस क्लोज स्टेट, हाँ एक चीज देखिएगा, या तो गेट बिल्कुल ओपन हो जाएगा या बिल्कुल क्लोज होगा। ऐसा नहीं होता कि आधा खुला हुआ आधा बंद है इस स्टेट में, नहीं। अगर वोल्टेज प्रॉपर है तो बिल्कुल ओपन, अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं है तो बिल्कुल क्लोज, और अगर वोल्टेज बिल्कुल इंटरमीडिएट है तो ये हो सकता है कि तेजी से ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि थोड़ा सा खुला हुआ थोड़ा सा क्लोज। ठीक है, तो ये ऑल और नन फैशन इसका आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के हवाले से पता होना चाहिए। फिर आते हैं पैच क्लैंप मेथड। इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ इतना पता होना चाहिए, वैसे तो डिटेल है लेकिन सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पैच क्लैंप मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैनल्स की, या ये जो कैरियर प्रोटीन है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए पैच क्लैंप मेथड होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें से खास चीज एमसीक्यू वगैरह नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये चीज एमसीक्यू में आ सकती है। फिर आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स। इस सारी जगह में बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक बेसिक डिफरेंस बताया हुआ है। वो ये सिंपल डिफ्यूजन में जिस तरह कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे
डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक हद तक बढ़ती है, जिसको हम वी मैक्स कहते हैं। इसी वजह से ग्राफ में भी डिफरेंस आ जाता है कि ये बढ़ती है, लेकिन फिर एक हद पे आके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मजीद नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं मजीद बढ़ पाती? क्योंकि कैरियर प्रोटीन एक वक्त में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और कैरियर प्रोटीन की जो एक साइड से दूसरी साइड पर पार्टिकल भेजना है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम लगना होता है, ठीक है जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन कौन सी चीजें हमारे सेल में एंटर होती हैं, उसकी एग्जांपल में अमाइनो एसिड्स हैं और ग्लूकोज वगैरह है। यहां तक बातें कंप्लीट हो गई। ग्लूकोज की जो कैरियर प्रोटीन है उनका नाम ग्लट है, ठीक हो गया। आगे आता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये भी आपको एचक्यू में आ सकता है, क्या फैक्टर्स हैं। पहले वो बता रहे हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा होगी। इसी तरह मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी इफेक्ट करता है, जिस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। अच्छा, डायग्राम को समझना है। मेम्ब्रेन में इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, तो पार्टिकल्स पॉजिटिव वाली साइड पर जाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप हो चुका है। कंसंट्रेशन डिफरेंस चाहता है कि पार्टिकल्स इस तरफ जाएं, जबकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है चाहते हैं पार्टिकल्स मजीद इस तरफ जाएं। तो वो पोटेंशियल जिसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस का इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट बराबर हो जाए उसको हम कहते हैं नर्स्ट पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे नर्स्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन भी हो गई। बाकी अगर डिफ्यूजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात की जाए तो मैं ओवरऑल सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने लगा। नंबर 1 एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, नंबर 2 कंसंट्रेशन डिफरेंस, नंबर 3 डिस्टेंस इसके क्रॉस करना है, नंबर 4 नंबर ऑफ पोर्स कितने ज्यादा होगा, साइज ऑफ पोर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम तो पता नहीं किस तरह से है। अच्छा, और ये जो फाइनली हमने चार्ज की बात की वो ईएमएफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहां तक बात समझ में आ गई। प्रेशर इफेक्ट करता है, प्रेशर को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आगे आता है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक तरह से पानी की डिफ्यूजन है, ठीक है। फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, जो वाटर की मूवमेंट है उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जिस पे ऑस्मोसिस रुक जाए। क्या मतलब है? यहां पे देखिएगा, इस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस तरफ कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। कंसंट्रेशन सोल्यूट की कंसंट्रेशन देखिएगा, तो पानी ऑस्मोसिस के थ्रू इस तरफ जाना शुरू हो गया, जाता जा रहा। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वो प्रेशर जिस पे मजीद ऑस्मोसिस होना रुक जाए उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां तक बात समझ में आ गई। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इस साइड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। बड़े बड़े पार्टिकल्स से फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इससे फर्क पड़ता है। ये बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप करते हैं, ठीक हो गई बात। फिर आते हैं हम ऑस्मोलैलिटी क्या होता है। अच्छा, ये जो है ना ऑस्मोसिस वाला टॉपिक, हाँ बस डेफिनेशन वगैरह पता है तो अच्छी बात है। आगे ये जो सारे डिटेल्स हैं ये एसक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी बातें आमतौर पर एसक्यू में नहीं पूछी जाती। हाँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन का डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, और आगे फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है ही है इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा फिर 1 मिली ऑस्मोल हो, अगर आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मिली ऑस्मोल आपके पास हो तो उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है वो 19.3 mmHg होता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कितना ऑस्मोल होता है? 300 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम वाटर होता है। तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर आमतौर पर कितना डेवलप होता है सेल्स में? 5790 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। बस ये वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं एमसीक्यूज के लिए, बाकी को खास इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्म ऑस्मोलैरिटी कोई इसमें खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं। आगे चलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। हमें पता है जब एनर्जी यूज होगी उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज हो रही है तो उसको कहेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की एनर्जी यूज हो रही है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक होगी बात। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल बताए हुए हैं हमारी बॉडी में। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम अंदर से बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। तो और ये एटीपी जाइबा यूज होती है। तो अगर सोडियम पोटेशियम पंप को देखा जाए उसका एक लार्ज अल्फा यूनिट होता है, एक स्मॉल बीटा यूनिट होता है। अंदर वाली साइड पे अल्फा यूनिट के 3 बाइंडिंग साइड पर सोडियम होती हैं, बाहर वाली साइड पे 3 बाइंडिंग साइड पर पोटेशियम होती है, ताकि अंदर से 3 सोडियम अटैच करे, बाहर से 2 पोटेशियम अटैच करे और फिर घूम जाए, ठीक है। और एक एटीपेज एक्टिविटी भी इसके ऊपर होती है। अच्छा, चूंकि 3 आयंस बाहर जा रहे हैं, 2 आयंस अंदर आने हैं, तो ओवरऑल देखा जाए 1 आयन बाहर जा रहा होता है, तो ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डेवलप कर रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोजेनिक नेचर का पंप है, ठीक है। इलेक्ट्रोजेनिक नेचर का मतलब ये है कि ये एक चार्ज मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोड्यूस कर रही होती है। फिर देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। कैल्शियम आयंस की 2 तरह की प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है हमारे सेल्स में। मतलब सेल के अंदर थोड़ी कैल्शियम होनी चाहिए ना, तो पहला काम ये होता है कि सेल से बाहर निकाल दी जाती है पंप के थ्रू, और दूसरा काम ये होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स में डाल दी जाती है पंप्स के थ्रू, ताकि सेल के साइटोसोल में कम से कम कैल्शियम हो, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देखिएगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयंस की भी होती है, खास तौर पे हमारे ब्लड से निकाल के किडनीज में यानी कि यूरिन में डाल दी जाती है, तो वहां पे ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस जो बॉडी से सिक्रीट कर दिए जाएं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने हाइड्रोजन की देखी, सोडियम पोटेशियम की देखी, कैल्शियम की देखी, हमने मुख्तलिफ डिस्कस कर ली है। एनर्जेटिक्स ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बात बेसिकली ये है कि जो एनर्जी है वो लॉगरिथम में लग रही है। मिसाल के तौर पे अगर हमने 10 फोल्ड कंसंट्रेशन डिफरेंस प्रोड्यूस करना है तो उसमें जितनी एनर्जी लगेगी 100 फोल्ड डेवलप करने में उससे डबल लगेगी।
1000 फोल्ड डेवलप करने में उससे ट्रिपल लगेगी, ठीक है। तो ये लॉगरिदम में इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 टाइम्स कंसंट्रेशन डिफरेंस प्रोड्यूस करना है तो आपको 100 टाइम्स एनर्जी लगानी पड़ेगी, बल्कि डबल लगानी पड़ेगी, ठीक होगी बात। तो यहाँ की बातें समझ में आ गई। आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। बेसिकली बात यह है, सेल के बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर सोडियम बहुत कम है। तो सोडियम के ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी, सोडियम चाहता है कि बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल करे। तो सोडियम की इस एनर्जी को यूज करते हुए हम जो ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो तरह की होती है, एक कोर ट्रांसपोर्ट, एक काउंटर ट्रांसपोर्ट। अगर तो कोई चीज सोडियम के साथ ही बाहर से अंदर आ रही है तो उसको कहेंगे कोर ट्रांसपोर्ट, और अगर सोडियम अंदर आ रहा है उसके बरक्स कोई चीज बाहर जा रही है तो उसको कहेंगे काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कोर ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल में आती है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है वो सोडियम के साथ साथ सेल के अंदर आ जाती हैं। और काउंटर ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल में आती है कैल्शियम और हाइड्रोजन आयंस। ये क्या करते हैं कि जब सोडियम ने अंदर आना होता है तो जारी बात है ये घूमेगी कैरियर प्रोटीन, तो सोडियम अंदर आएगी ना। कैल्शियम अंदर अपनी साइड से लग जाती है, सोडियम के अंदर आते आते कैल्शियम खुद बाहर चली जाती है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन भी बाहर चली जाती है। ये जो सोडियम और हाइड्रोजन का रिलेशन है ये खास तौर पे किडनीज के अंदर मौजूद होता है। आपको पता है किडनीज के अंदर सोडियम मौजूद होती है और वहां पे हाइड्रोजन को हम ब्लड से निकाल के यूरिन में डाल रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये इंतहाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये बार बार इनका दोनों का डिफरेंस, ये दोनों क्या होते हैं, इनका मैकेनिज्म पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट भी समझ लिया, काउंटर ट्रांसपोर्ट भी समझ लिया, ये दोनों सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की दो फॉर्म्स हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द शीट्स, सेलुलर शीट्स। हम पहले तो कह रहे थे ना मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब वो कह रहे हैं पूरी सेल के अक्रॉस या पूरी सेल की जो शीट है उसके अक्रॉस भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। पहले कोई भी चीज यहां से इस मेम्ब्रेन में आएगी, इस मेम्ब्रेन में, और फिर इस से बाहर निकल जाएगी। तो ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म होती है। ये हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम और रीनल ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियम और मुख्तलिफ एपिथेलियम में पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।